गुड मॉर्निंग। बहुत दिन के बाद फिर एक बार क्लास कोर्स 3 के यूनिट 5 की चर्चा करना है। कोर्स 3 के यूनिट 5 में जैसा आप सभी जानते हैं विशिष्ट बालक पढ़ना है हम लोगों को। विशिष्ट बालक की पहचान, विशिष्ट बालक के कारण, विशिष्ट बालक की शिक्षा, विशिष्ट बालक और सामान्य बालकों में क्या अंतर है। पहले विशिष्ट बालक की चर्चा कर लेते हैं। विशिष्ट बालक जो किसी भी क्षेत्र में विशेष है, जो सामान्य से या औसत से अलग हो, वो विशिष्ट बालक की श्रेणी में आता है। विशिष्ट बालक की श्रेणी में जो विशेष हो, जो सामान्य से अलग अवस्था में हो, सामान्य से या औसत से अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। दोनों ही स्थितियों में वो विशिष्ट की कहा जाएगा। अगर सामान्य से अधिक होगा तब भी विशिष्ट होगा, औसत से कम होगा तो भी वो विशिष्ट की श्रेणी में आएगा। एक अध्यापक की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह अपने विद्यार्थियों को कितना समझता है तथा उसकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को कितना समय देता है। एक अध्यापक की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह अपने विद्यार्थियों को कितना समझता है तथा उसकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को कितना सम्मान देता है। प्रत्येक बालक दूसरे बालक से भिन्न होता है। प्रत्येक बालक दूसरे बालक से बिल्कुल भिन्न होता है और प्रत्येक बालक का अपना विशेष व्यक्तित्व होता है। प्रत्येक बालक दूसरे बालक से भिन्न होता है और प्रत्येक बालक का अपना व्यक्तित्व होता है और इसी व्यक्तित्व के आधार पर उसमें कोई मंद बुद्धि के होते हैं, कोई विशेष बुद्धि के होते हैं। तो एक अध्यापक की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह अपने विद्यार्थियों को कितना समझता है तथा उसकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को कितना सम्मान देता है। प्रत्येक बालक दूसरे बालक से भिन्न होता है। प्रत्येक बालक दूसरे बालक से समान होते हुए भी बहुत भिन्न होता है। प्रत्येक बालक का अपना विशेष व्यक्तित्व होता है। कुछ बुद्धिमान, कुछ साधारण बुद्धि, कुछ मंद बुद्धि के हो सकते हैं, कुछ शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं सुंदर हो सकते हैं, जबकि कुछ अपंग तथा कुरूप हो सकते हैं। प्रत्येक बालक की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके, इसके लिए पारस्परिक विद्यालयी कार्यक्रमों को अब इस प्रकार व्यवस्थित किया जा रहा है कि वे विद्यार्थियों के मध्य विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रदान करें। निर्देशन एवं परामर्श उच्च स्तरीय शिक्षण, उपाचार्य शिक्षण जैसे अनेक सहायक शिक्षा सेवाओं पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। यद्यपि दिन प्रतिदिन की शैक्षिक गतिविधियों से कक्षा के अधिकांश बच्चे लाभान्वित होते हैं। यदि दिन प्रतिदिन की शैक्षिक गतिविधियों से बच्चे लाभान्वित होते हैं, फिर भी कुछ विद्यार्थी ऐसे शेष रह जाते हैं जो सामान्य से इतना ज़्यादा भिन्न होते हैं कि उन सामान्य शैक्षिक क्रियाओं से वे लाभान्वित नहीं होते। ऐसे बालकों के लिए विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है। ये बालक विशिष्ट बालक कहलाते हैं। इन बालकों को अवसादी बालक, अपवादी बालक या असाधारण बालक भी कहा जा सकता है। तो हम लोगों के बीएड के फर्स्ट ईयर में कोर्स 3 के यूनिट 5 में हम लोगों को पढ़ना है विशिष्ट बालक स्पेशल चिल्ड्रन जैसे मैंने बताया, एक सामान्य या औसत से अधिक भी हो सकता है या कम भी हो सकता है। दोनों ही स्थितियों में वो विशिष्ट बालक की श्रेणी में आएंगे। एक अध्यापक की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह विद्यार्थियों को कितना समझता है तथा उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को कितना सम्मान देता है। प्रत्येक बालक दूसरे बालक के समान होते हुए भी उसमें भिन्न होता है। प्रत्येक बालक का अपना विशेष
प्रत्येक बालक का अपना विशेष महत्व होता है। कुछ बुद्धिमान, कुछ साधारण बुद्धि के, कुछ साधारण बुद्धि के, कुछ मंद बुद्धि के हो सकते हैं। कुछ शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं सुंदर हो सकते हैं, जबकि कुछ अपंग तथा कुरूप हो सकते हैं। प्रत्येक बालक की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके, इसके लिए पारस्परिक विद्यालय कार्यक्रमों को अब इस प्रकार व्यवस्थित किया जा रहा है कि वे विद्यार्थियों के बीच विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रदान करें। निर्देशन एवं परामर्श, उपचारीय शिक्षण जैसे अनेक सहायक शिक्षक सेवाओं पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। यद्यपि दिन प्रतिदिन की शैक्षिक गतिविधियों से कक्षा के अधिकांश बच्चे लाभान्वित होते हैं, परंतु फिर भी कुछ विद्यार्थी ऐसे शेष रह जाते हैं जो सामान्य से इतना ज़्यादा भिन्न होते हैं कि सामान्य शैक्षिक क्रियाओं से वे लाभान्वित नहीं होते। ऐसे बालकों के लिए विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है। ये बालक विशिष्ट बालक कहलाते हैं। इन बालकों को अपवादी बालक या असाधारण बालक भी कहा जाता है। इसके पश्चात विशिष्ट बालक का अर्थ। विशिष्ट बालक का अर्थ विशिष्टता शब्द का प्रयोग कई अर्थों में किया जाता है। विशिष्टता शब्द का प्रयोग कई अर्थों में किया जाता है। विद्यालय में हर समाज से, हर वर्ग से तथा भिन्न भिन्न परिवारों के बच्चे आते हैं। ये सभी विभिन्न होते हुए भी सामान्य कहलाते हैं। परंतु कुछ बालक ऐसे भी होते हैं जो शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक तथा सामाजिक गुणों की दृष्टि से अन्य बालकों के लिए भिन्न होते हैं। विभिन्न वैज्ञानिक आधारों पर विशिष्ट बालकों की अपनी विशिष्टता को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। विशिष्टता शब्द का प्रयोग कई अर्थों में किया जाता है। विद्यालय में हर समाज से, हर वर्ग से तथा भिन्न भिन्न परिवारों के बच्चे आते हैं। ये सभी विभिन्न होते हुए भी सामान्य कहलाते हैं। परंतु कुछ बालक ऐसे भी होते हैं जो शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक तथा सामाजिक गुणों की दृष्टि से अन्य बालकों से भिन्न होते हैं। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न आधारों पर विशिष्ट बालकों अथवा विशिष्टता को स्पष्ट करने का प्रयास किया है, परंतु अभी सभी इस बात पर सहमत हैं कि विशिष्ट बालक दो प्रकार के होते हैं। पहला, वे जिनकी विशिष्टता उन्हें औसत स्तर का कार्य करने से रोकती है। पहला इम्पोर्टेंट है, कि वे जिनकी विशिष्टता उन्हें औसत स्तर का कार्य करने से रोकती है, और दूसरा, ये किसी विशिष्टता उन्हें औसत से अधिक कार्य करने के योग्य बनाती है। क्लियर? पहला, ये वे जिनकी विशेषता उन्हें औसत स्तर पर कार्य करने से रोकती है, और दूसरा, वे जिनकी विशेषता उन्हें औसत से अधिक कार्य करने के योग्य बनाती है। दोनों ही स्थितियों में कुक्सैक का मानते हैं कि विशिष्ट बालक सामान्य बालकों से बहुत अधिक भिन्न होता है। विशिष्ट बालक सामान्य बालकों से बहुत अधिक भिन्न होता है। यह भिन्नता शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक अथवा सामाजिक इत्यादि किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। यह भिन्नता इतनी अधिक हो सकती है कि विद्यालय की दिन प्रतिदिन की गतिविधियों से इन्हें कोई लाभ नहीं होता है। इन्हें विशेष ध्यान की आवश्यकता होती है। कि क्रोक्सैक का मानना है कि विशिष्ट बालक सामान्य बालकों से बहुत अधिक भिन्न होते हैं। यह भिन्नता शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक अथवा सामाजिक इत्यादि किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। यह भिन्नता इतनी अधिक होती है कि विद्यालय की दिन प्रतिदिन की गतिविधियों से इन्हें कोई लाभ नहीं होता है। इन्हें विशेष ध्यान की आवश्यकता होती है। विशिष्ट बालकों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो उन्हें विशिष्ट बनाते हैं।
ये लक्षण सामान्य बालकों की अपेक्षा विशिष्ट बालकों में दो रूपों में भिन्न हो सकते हैं। विशिष्ट बालक सामान्य बालकों से बहुत अधिक भिन्न होते हैं। यह भिन्नता शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक अथवा सामाजिक इत्यादि किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। यह भिन्नता इतनी अधिक होती है कि विद्यालय की दिन प्रतिदिन की गतिविधियों से इन्हें कोई लाभ नहीं होता है। इन्हें विशेष ध्यान की आवश्यकता होती है। विशिष्ट बालकों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो इन्हें विशिष्टता बनाते हैं। ये लक्षण सामान्य बालकों की अपेक्षा विशिष्ट बालकों में दो रूपों में भिन्न हो सकते हैं। पहला, मात्रात्मक रूप में क्वांटिटेटिवली, मतलब गुणों या लक्षणों की संख्या कम या अधिक हो सकती है, अथवा किसी गुण विशेष की मात्रा इतनी अधिक होती है कि दूसरों का ध्यान आसानी से अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। उदाहरण के लिए, सामान्य से बहुत अधिक लंबे अथवा सामान्य से बहुत अधिक छोटे व्यक्ति की ओर किसी का भी ध्यान आसानी से चला जाता है। सामान्य से मात्रात्मक रूप में गुणों या लक्षणों की संख्या कम या अधिक हो सकती है, अथवा किसी गुण विशेष की मात्रा इतनी अधिक होती है कि दूसरों का ध्यान आसानी से अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। उदाहरण के लिए सामान्य से बहुत अधिक लंबे अथवा सामान्य से बहुत अधिक छोटे व्यक्ति की ओर किसी का भी ध्यान आसानी से चला जाता है। दूसरा, गुणात्मक रूप में क्वालिटेटिवली, कक्षा में कुछ बालक अति उच्च बुद्धि लब्धि के होते हैं, जबकि कुछ अन्य बालक सामान्य बुद्धि लब्धि के तथा कुछ बालक मंद बुद्धि के होते हैं। अति उच्च बुद्धि लब्धि या मंद बुद्धि के बालक आसानी से अध्यापक अथवा सहपाठियों के ध्यान का केंद्र बन जाते हैं। एक सामान्य बालक सामान्य शिक्षा के द्वारा अपने ही गुणों का विकास करता है। एक सामान्य बालक सामान्य शिक्षा के द्वारा ही अपने गुणों का विकास करता है, परंतु एक विशिष्ट बालक को अपने अंदर छिपे गुणों एवं संभावनाओं का पता लगाने के लिए विशेष कक्षा एवं विशेष सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के लिए, एक बालक नेत्रहीन हो सकता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि उसके अंदर कोई अन्य गुण नहीं है। यह एक अच्छा गायक, संगीतकार, लेखक, अध्यापक हो सकता है, परंतु उसके लिए विशेष प्रयास एवं विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। विशिष्ट बालक की परिभाषा एक विशिष्ट अपने विद्वानों ने अपने ढंग से दी है। पहले ही बता दिया, विशिष्ट मतलब विशेष करके या तो सामान्य या औसत से अधिक होगा या सामान्य या औसत से कम होगा। दो रूपों की चर्चा हम लोगों ने की। एक, पहला, ये जिनकी विशेषता उनके औसत स्तर का कार्य करने से रोकती है, और दूसरा, ये उनकी विशेषता जिन्हें औसत से अधिक कार्य करने के योग्य बनाती है। पहला, वे जिनकी विशेषता उन्हें औसत स्तर का कार्य करने से रोकती है, और दूसरा, वे जिनकी विशेषता उन्हें औसत से अधिक कार्य करने के योग्य बनाती है। एक विशिष्ट बालक वह है जो शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक अथवा सामाजिक रूप से सामान्य बुद्धि एवं विकास से इतना स्पष्ट रूप से विचलित होता है कि नियमित कक्षा कार्यक्रमों में से लाभान्वित हो सकता है, तथा जिसे विद्यालय में विशिष्ट देखरेख की आवश्यकता होती है। एक विशिष्ट बालक वह है जो शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक अथवा सामाजिक रूप से सामान्य बुद्धि एवं विकास से
विकास से इतना स्पष्ट रूप से विचलित होता है कि नियमित कक्षा कार्यक्रमों से लाभान्वित हो सकता है तथा जिसे विद्यालय में विशिष्ट देखरेख की आवश्यकता होती है। An exceptional child is who divides physically, intellectually, emotionally, and socially so markedly from normal growth and development that he cannot be benefited from a regular classroom program and need special treatment in school। क्रो एवं क्रो के अनुसार विशिष्ट शब्द किसी विशेष लक्षण अथवा किसी ऐसे व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है विशिष्ट शब्द या किसी विशेष लक्षण अथवा किसी ऐसे व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो विशेष लक्षणों से युक्त हो, जिसके कारण व्यक्ति अपने साथियों का विशेष ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। The term exceptional is applied to trait or to a person possessing the trait. Because of it, the individual receives a special mention from his fellow। क्वार्ट्ज के अनुसार जब हम किसी को विशिष्ट कहकर वर्णित करते हैं तो व्यक्ति को औसत या सामान्य लोगों जिन्हें हम एक या अधिक लक्षणों के संबंध में जानते हैं से अलग रखते हैं। जब हम किसी को विशिष्ट कहकर वर्णित करते हैं तो हम व्यक्ति को औसत या सामान्य लोगों जिन्हें हम एक या अधिक लक्षणों के संबंध में जानते हैं से अलग रखते हैं। When we describe someone as exceptional, we set the person apart from the average or normal people we know with respect to one or more characteristics। हेल्पमैन एवं कॉपमैन के अनुसार विशिष्ट बालक वे हैं जिन्हें यदि अपने संपूर्ण मानवीय संभावनाओं का अनुभव करना है। विशिष्ट बालक वे हैं जिन्हें यदि अपने संपूर्ण मानवीय संभावनाओं का अनुभव करना है तो विशेष शिक्षा तथा संबंधित सेवाओं की आवश्यकता होती है। Exceptional children are those who require education and related services if they are to realize their full human potential। किर्क के अनुसार विशिष्ट बालक वह है जो सामान्य या औसत बालक से मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विशेषताओं में इतना अधिक भिन्न होता है कि उसे अपनी अधिकतम क्षमता के विकास हेतु विद्यालय कार्यक्रमों में संशोधन, विद्यालय क्रियाकलापों में संशोधन या विशिष्ट शैक्षिक सेवाओं अथवा पूरक अनुदेशन की आवश्यकता होती है। An exceptional child is who divides from the normal or average child in mental, physical and social characteristics to such an extent। विशिष्ट बालक वह है जो सामान्य या औसत बालक से मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विशेषताओं में इतना अधिक भिन्न होता है कि उसे अपनी अधिकतम क्षमता के विकास हेतु विद्यालय कार्यकलापों में संशोधन या विशिष्ट शैक्षिक सेवाओं अथवा पूरक अनुदेशन की आवश्यकता होती है। An exceptional child is
who divide from the normal or average child in mental, physical, and social characteristics to such an extent. विशिष्ट बालकों की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन। विशिष्ट बालकों में मानसिक रूप से कई विकार पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ विकारों के बारे की चर्चा हम लोग अभी करते हैं। विशिष्ट बालकों में मानसिक रूप से कई विकार पाए जाते हैं। उन विकारों में से कुछ विकारों की चर्चा हम लोग करते हैं। पहला, डिसलेक्सिया। अधिकांश लोगों को पता है कि डिसलेक्सिया शब्द या वाक्य पीछे की ओर देख एक व्यक्ति का कारण बनता है कि यह करने के लिए एक पत्र के साथ ख को भ्रमित करने के लिए एक व्यक्ति का कारण बनता है। यह सिर्फ डिसलेक्सिया के एक फॉर्म के रूप में जाना जाता है। डिसलेक्सिया में विकारात्मक पढ़ने के विकार के साथ के रूप में जाना जाता है। एक व्यक्ति को या तो मौखिक या लिखित भाषा और कभी-कभी दोनों को समझने की क्षमता को प्रभावित करता है। एक व्यक्ति को या तो मौखिक या लिखित भाषा और कभी-कभी दोनों को समझने की क्षमता को प्रभावित करता है। दूसरे शब्दों में यह एक सामान्य सीखने की भाषा से संबंधित विकार है। कार्यों और गतिविधियों हम में से कई के लिए दी गई एक किराने की सूची लेखन, अखबार पढ़ने या टेप पर एक पुस्तक के लिए सुनने के रूप में लेते हैं। डिसलेक्सिया के साथ किसी के लिए समस्याग्रस्त हो सकता है। हाल के अध्ययनों से संकेत मिलता है कि जनसंख्या का 20% से 15% की तरह कुछ विकलांगता पढ़ने के कुछ प्रकार हैं और उन लोगों में से 85% के बारे में डिसलेक्सिया के एक फॉर्म है। हालांकि इन रोगों में मस्तिष्क में डिसलेक्सिया और डाइसैक्लुया और डिस्ग्राफिया जैसे अन्य विकार पैदा हो सकते हैं। चिकित्सा अनुसंधान से पता चलता है कि ज़्यादातर लोगों के लिए इन एक खराबी के परिणाम मस्तिष्क के भीतर एक बीमारी नहीं। ब्रेन इमेजिंग अध्ययनों से पता चलता है कि डायस्लेक्सिक के दिमाग को विकसित करने के लिए जो डायस्लेक्सिक नहीं है उन लोगों की तुलना में अलग तरह से कार्य किए जाते हैं। इसके अलावा डिसलेक्सिया विरासत में भी पाया जा सकता है। कई मामलों में यह पता चला है कि डिसलेक्सिक बच्चों के माता-पिता दोनों में से एक इस विकार से अच्छी तरह से पीड़ित होता है। डिसलेक्सिया के लक्षण, सिम्टम ऑफ डिसलेक्सिया लोगों की एक विस्तृत श्रृंखला को प्रभावित करता है। यह कई मायनों में ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को प्रकट कर सकते हैं। छोटे बच्चों में देखने के लिए कुछ सामान्य संकेत मिल रहे हैं। पहला, शब्दों के उच्चारण में कठिनाई हो सकती है। पत्र और ध्वनियों के बीच संबंध बनाने में सक्षम नहीं हो सकता है। शब्दों के उच्चारण में कठिनाई हो सकती है।
दूसरा, पत्र और ध्वनियों के बीच संबंध बनाने में सक्षम नहीं हो सकता। वर्णमाला संख्या या सप्ताह के दिनों के रूप में अन्य महत्वपूर्ण अनुक्रमिक सूचियों सीखने में कठिनाई होती है। सही समय बताने में कठिनाई हो सकती है। पुराने मिडिल स्कूल आयु वर्ग के निम्नलिखित लक्षणों में से कुछ प्रदर्शन कर सकते हैं। वर्तनी के साथ कठिनाई होती है। अक्सर कई अलग अलग तरीकों में एक ही शब्द की मिस स्पेलिंग करना। वर्तनी के साथ कठिनाई हो सकती है। अक्सर कई अलग अलग तरीकों में एक ही शब्द की मिस स्पेलिंग करना। संख्या और पत्र दृश्यों या टकसाना गणित प्रतीकों को रिसर्च कर सकता है। पढ़ना ऐसे बालक पढ़ना नापसंद करते हैं या जोर से पढ़ने से बचने की कोशिश करते हैं। शब्दों के उच्चारण में कठिनाई हो सकती है। दूसरा, पत्र और ध्वनियों के बीच संबंध बनाने में भी सक्षम नहीं हो सकता। तीसरा, वर्णमाला संख्या या सप्ताह के दिनों के रूप में अन्य महत्वपूर्ण अनुक्रमिक सूचियों सीखने में कठिनाई होती है। सही समय बताने में कठिनाई हो सकती है। पुराने मिडिल स्कूल आयु वर्ग के बच्चे निम्नलिखित लक्षणों में से कुछ प्रदर्शन कर सकते हैं। जैसे वर्तनी के समय कठिनाई होती है। अक्सर कई अलग अलग तरीकों में से एक ही शब्द की मिस स्पेलिंग करना। संख्या और पत्र दृश्यों या टकसाना गणित प्रतीकों को रिसर्च कर सकता है। पढ़ना नापसंद करते हैं या जोर से पढ़ने से बचने की कोशिश करते हैं। लेखन कठिनाई हो सकती है। याद रखने में कठिनाई हो सकती है। यह असामान्य डिसलेक्सिया हाई स्कूल या कॉलेज के छात्रों में या यहाँ तक कि वयस्कों में भी निदान करने योग्य नहीं है। आपदा समय प्रबंधन के साथ कठिनाई हो सकती है। मौखिक तथा कौशल लेखन पर अधिक से अधिक भरोसा कर सकते हैं। अमूर्त अवधारणाओं को समझने में सक्षम नहीं हो सकते। कठिनाई परीक्षणों पर या साक्षात्कार में ओपन एंडेड सवालों का जवाब दे सकते हैं। योजना और संगठन कौशल के साथ परेशानी हो सकती है। सारांश या विचार और रूपरेखा में कठिनाई हो सकती है। व्यक्तियों इन या अन्य संभावित लक्षण के एक नंबर के किसी भी लक्षण दिखाई सकते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये इनमें से कुछ लक्षण दर्शाती है, लेकिन मतलब ये नहीं है कि डिसलेक्सिया पीड़ित है। एक व्यक्ति से पहले परीक्षण की एक श्रृंखला से गुजरना उचित निदान हो सकता है। एक योग्य शैक्षिक सलाहकार, चिकित्सक या अन्य विशेषज्ञ परीक्षण है। वर्तनी, गणित, ड्राइंग, अनुक्रमण, दृश्य तीक्ष्णता, स्क्रीनिंग करने की क्षमता और
समग्र खुफिया का आकलन और समग्र खुफिया का आकलन। गूंगा एक आम भावना है, गूंगा एक आम भावना है जो कि डिसलेक्सिया रिपोर्ट के अनुसार कई बच्चों में यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि जो लोग काफ़ी बुद्धिमान हैं उन्हें डिसलेक्सिक हो सकता है। वास्तव में कई लोग हैं जो डिसलेक्सिया के क्षेत्रों में उत्कृष्ट हैं, उन्हें अच्छी भाषा कौशल की आवश्यकता नहीं है। विज्ञान, मनोरंजन, खेल और राजनीति में जो डिसलेक्सिक कर रहे हैं वे इन क्षेत्रों में उल्लेखनीय लोगों में से एक नंबर पर रहे हैं। डिसलेक्सिया जैसे विकारों को सीखना जीवन भर का विकार माना जाता है, जिसका अर्थ है कि उनसे दूर जाना अभी नहीं। इसका इलाज बहुसंवेदी शिक्षण के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। अध्ययनों से पता चलता है कि डिसलेक्सिक के लिए सीखने की प्रक्रिया श्रवण, दृश्य और स्पर्श इंद्रियों के द्वारा सीखने के अनुभव से जोड़ा जा सकता है। यह दृष्टिकोण अन्ना गुलिंघम के उन लोगों के निर्माण 50 से अधिक वर्षों के लिए किया गया है। इसके द्वारा जल्दी पता लगाने और हस्तक्षेप पसंद किया जाता है, जबकि युवा डिसलेक्सिक की व्यस्तता पर पहुंच द्वारा इसकी विकलांगता की क्षतिपूर्ति के लिए सीख सकते हैं। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि पुराने डिसलेक्सिक प्रशिक्षण के अन्य रूपों से लाभ नहीं हो सकता। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उम्र क्या है। अगर आपको लगता है कि आप एक सीखने से विकार हो सकता है और वह अपने स्कूल या काम के प्रदर्शन इम्पेडिंग है, तो यह एक अच्छा विचार करने के लिए परीक्षण किया जा सकता है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे विशिष्ट बालक क्या है, विशिष्ट बालक किसे कहते हैं, विशिष्ट बालक की परिभाषा, विशिष्ट बालक के लक्षण। विशिष्ट बालक के लक्षणों में पहले हम लोगों ने चर्चा की डिसलेक्सिया की। दूसरा है ऑटिज्म। ऑटिज्म से तात्पर्य स्वलीनता जो अपने आप में लीन रहे उसे स्वलीनता कहते हैं। परस्पर सामाजिक अन्योन्यायी क्रियाओं एवं संचार के प्रारूपों में गुणात्मक असामान्यता तथा संकुचित रुचियों एवं क्रियाओं का पुनरावृत्ति इस वर्ग की विशेषता है। सभी स्थितियों एवं परिस्थितियों एवं अवस्थितियों में ये विशेषताएं व्यक्ति की कार्यप्रणाली में व्याप्त रहती हैं। यद्यपि इसकी मात्रा में अंतर हो सकता है। लगभग सभी पीड़ितों के विकास की ये असमानताएं शैशवावस्था से ही मौजूद रहती हैं। कुछ अपवादों को छोड़कर यह विकार प्रथम 5 वर्षों के अंदर ही प्रदर्शित हो जाता है। यह आवश्यक नहीं, पर बहुधा ऐसा होता है कि कुछ मात्रा में सामान्य संज्ञानात्मक कमियां भी विद्यमान हों, पर इस प्रकार की व्याख्या व्यवहार के परिप्रेक्ष्य में ही की जा सकती है। मानसिक आयु के अनुसार अपेक्षित व्यवहार की तुलना में व्यवहार की विसंगतियां इस वर्ग की विशेषता है।
इस वृहत वर्ग में कौन कौन से उपवर्ग सम्मिलित हैं, इस पर सहमति नहीं है। ICD-10 में इस विकार के अंतर्गत 8 उपवर्ग निर्धारित किए गए हैं। जैसे बाल्यावस्था स्वलीनता, चाइल्डहुड ऑटिज्म। सर्वप्रथम इस विकार की पहचान 1980 में DSM-3 में एक विशिष्ट बाल्यावस्था विकार के रूप में हुई थी, परंतु DSM-3R के वर्गीकरण में इस विकार वर्ग को एक ही उपवर्ग स्वलीन विकार ऑटिस्टिक डिसऑर्डर में वर्णित किया गया है, जिसे शैशवी स्वलीनता, इन्फेंटाइल ऑटिज्म और कैनर संलक्षण कैनर सिंड्रोम के रूप में भी जाना जाता है। इस विकार के लक्षणों में विरूपण, विचलन या ध्यान, प्रत्यक्षीकरण, वास्तविकता शोध में विलंब या सामाजिक भाषा एवं गतिपरक व्यवहार में सभी प्रमुख लक्षण हैं। गतिपरक व्यवहार में कमी प्रमुख लक्षण है। 12 या 15 वर्ष के प्रति 12 या 15 वर्ष के प्रति 10,000 बच्चों में 4 या 5 बच्चों में यह विकार पाया जाता है। ऐसी माताओं के बच्चों में जिनमें गर्भावस्था के दौरान रूबेला इन्फेक्शन के कारण मानसिक रूप से मंदित बच्चे का जन्म हुआ, जो इस विकार के होने की संभावना अधिक होती है। अधिकांश पीड़ितों में इस विकार का प्रारंभ 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है, परंतु माता पिता को इसका आभास कब होगा वह इस बात पर निर्भर है कि उन्हें इस विकार की कितनी जानकारी है तथा विकार की गंभीरता कितनी है। यह विकार बालिकाओं की तुलना में बालकों में 3 से 5 गुना अधिक होता है। बालिकाओं में विकार की गंभीरता अधिक होती है तथा उनके परिवारजनों में संज्ञानात्मक कमी की संभावनाएं अधिक होती हैं। आर्थिक सामाजिक स्तर का विकार के होने न होने से कोई स्पष्ट संबंध होना प्रमाणित नहीं है। स्वलीन विकार एक विकासात्मक व्यवहार संबंधी संलक्षण है, जिसके अनेक कारण हो सकते हैं। स्वलीन विकार एक विकासात्मक व्यवहार संबंधी संलक्षण है, जिसके अनेक कारण हो सकते हैं, जिनकी मनोगत्यात्मक एवं आंगिक परिकल्पनाओं के अंतर्गत रखा जा सकता है। वर्तमान में हुए अनुसंधान इंगित करते हैं कि स्वलीन विकार प्रायः महत्वपूर्ण जैविक विसंगतियों के कारण होता है। यह दीर्घकालीन चलने वाला होता है और इसका रोग फलानुमान अच्छा नहीं होता। ऐसे रोगी जिनकी बुद्धि लब्धि 70 से ऊपर हो तथा जो 5 से 7 वर्ष के स्तर की बोलचाल व भाषा संचार कर लेते हैं, उनका रोग फलानुमान सर्वोत्तम होता है। लगभग 2/3 पीड़ित कालांतर में संबंधियों या संस्थाओं पर पूरी तरह से आंशिक रूप से निर्भर हो जाते हैं। 1 या 2% रोगी सामान्य स्तर का जीवन व्यतीत करने में समर्थ हो पाते हैं एवं लगभग 20% रोगी सामान्य स्तर के आसपास के स्तर तक पहुंच जाते हैं। स्वलीन विकार से पीड़ित कुछ बच्चे आगे चलकर अल्सर या अपसमार रोग से पीड़ित हो जाते हैं, जो उनके रोग फलानुमान को
और भी खराब करता है। स्वलीन विकार से पीड़ित स्वलीन जो अपने आप में लीन रहता है। स्वलीन विकार से पीड़ित बच्चों में चिकित्सा का ध्येय व्यवहारात्मक लक्षणों को कम करना तथा विकासात्मक विलंबों के विकास में सहायता करता है। पीड़ितों में समझ उत्पन्न करने के ध्येय से दी जाने वाली मनोचिकित्सा अप्रभावी होती है। पीड़ितों में समझ उत्पन्न करने से दी जाने वाली मनोचिकित्सा अप्रभावी होती है। शैक्षिक एवं व्यवहार सुधारने वाली विधियां ही इसके उपचार में सर्वाधिक सहायक होती हैं। माता पिता को मार्ग निर्देशन देना भी लाभकारी होता है। इस विकार में हमेशा ही परस्पर सामाजिक अन्योन्याय क्रियाओं में गुणात्मक कमी रहती है। यह गुणात्मक कमी विभिन्न प्रकार से प्रदर्शित हो सकती है। जैसे पहला, सामाजिक भावात्मक संकेत चिन्हों को अनुपयुक्त महत्व देना। दूसरा, अन्य लोगों के भावात्मक प्रदर्शनों के प्रति प्रतिक्रियाशील न होना या सामाजिक परिप्रेक्ष्य में व्यवहार में फेरबदल न कर पाना। सामाजिक संकेत चिन्हों का अनुपयुक्त प्रयोग, सामाजिक भावात्मक और अभिव्यक्तिशील व्यवहार, कम्युनिकेटिव बिहेवियर का दुर्लभ समाकलन, सामाजिक भावात्मक पारस्परिकता में कमी। इस विकार की यह भी विशेषता है कि इसमें व्यवहार, रुचियाँ एवं क्रियाकलापों संकुचित, पुनरावृत्ति एवं रूढ़िवादी प्रकार के होते हैं, जिसके कारण दैनिक क्रियाकलापों संकुचित, पुनरावृत्ति एवं रूढ़िवादी प्रकार के होते हैं, जिनके कारण दैनिक क्रियाकलापों एवं कार्य निष्पादन में अनम्यता और नियमता की छाप प्रतीत होती है। विशेषकर पूर्व बाल्यावस्था में किसी असाधारण वस्तु से विशिष्ट लगाव हो सकता है। बच्चे किसी कार्य को के निष्पादन में रूढ़िबद्धता की जिद कर सकते हैं। बच्चे किसी कार्य के निष्पादन में रूढ़िबद्धता की जिद कर सकते हैं। किसी वस्तु विशेष को अक्रियात्मक सूत्रों जैसे उनकी खुशबू, स्पर्श, अनुभव आदि में विशेष रुचि ले सकते हैं। दिनचर्या या परिवेश में परिवर्तन का प्रतिरोध कर सकते हैं। इस उपवर्ग से पीड़ित बालकों में प्रधानतः 3 क्षेत्रों, पहला सामाजिक अंतःक्रिया, दूसरा संचार और तीसरा प्रतिबंधित पुनरावृत्ति व्यवहार में निष्पादन विसंगतियाँ इसके निदान के लिए आवश्यक हैं। उपयुक्त संघ विशेषताओं के अतिरिक्त इस विकार से पीड़ित बच्चों में पाई जाने वाली अन्य अनिर्दिष्ट समस्याएं जैसे भय, भीति, सोने एवं खाने में गड़बड़ियाँ, गुस्से एवं झंझलाहट तथा तेजी से हो सकती है। स्वयं पर चोट, सेल्फ इंजरी बहुधा मिलती है, खास तौर पर जब मानसिक मंदता जुड़ी हो। खास तौर पर तब जब मानसिक मंदता और मानसिक रूप से कमी
जुड़ी हो। इस विकार से पीड़ित अधिकांश रोगियों में अपने खाली समय के प्रयोग में सहजता, पहल, सृजनात्मकता का अभाव होता है। किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए विचार विनिमय में कठिनाई होती है। बाल्यावस्था की ये कमियां किशोरावस्था एवं युवावस्था में भी प्रायः बनी रहती है। प्रथम तीन वर्ष में विकासात्मक विद्यार्थियों का होना, विसंगतियों का होना इस प्रकार के निदान का आवश्यक निकष है। परंतु इस संलक्षण का निदान किसी भी आयु वर्ग में हो सकता है। बाल्यकालीन स्वलीनता से पीड़ित रोगियों में बुद्धि लब्धि कुछ भी हो सकती है, पर प्राय 3/4 रोगियों में मानसिक बंधन पाया जाता है। इसके पश्चात अपरूपी स्वलीनता, एटिपिकल ऑशन। अपरूपी स्वलीनता एक ऐसा व्यापक स्वलीनता पहले ही बताया, जो अपने आप में लीन रहता है, जो आई कांटेक्ट नहीं करता, अपने माता पिता के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है, दूसरों के सामने प्रकट नहीं होता, दूसरों के सामने असहज महसूस करता है। हम लोग चर्चा करते अपरूपी स्वलीनता मतलब एटिपिकल ऑटिज्म। अपरूपी स्वलीनता एक ऐसा व्यापक विकासात्मक विकार है जो बाल्यावस्था स्वलीनता के या तो विकार शुरू होने की आयु या उनके विसंगति क्षेत्र के तीनों निकषों को पूरा न करने के कारण भिन्न होता है। अतः विकासात्मक कमी 3 वर्ष की आयु के पश्चात प्रदर्शित होती है तथा बाल्यावस्था स्वलीनता के 3 नैदानिक निकषों सामाजिक अंतःक्रिया में विसंगति, संचार में विसंगति तथा प्रतिबंधित पुनरावृत्ति व्यवहार में एक या दो में पर्याप्त विसंगति रहती है। यद्यपि अन्य क्षेत्रों में विसंगतियां एवं विषमताएं हो सकती हैं। अपरूपी स्वलीनता प्रायः उन जातियों में ही होती है या उन व्यक्तियों में ही होती है जिन्हें गहन मानसिक बंधन होता है। अपरूपी स्वलीनता प्रायः उन व्यक्तियों में होती है जिनके गहन मानसिक बंधन होता है, जिसके कारण उनके कार्य निष्पादन का स्तर अत्यधिक भिन्न होता है तथा वे उस प्रकार का विशिष्ट सामान्य व्यवहार प्रदर्शित नहीं कर पाते, जैसा स्वलीनता के निदान के लिए आवश्यक है। वास्तव में अपरूपी स्वलीनता से भिन्न एक अलग उपवर्ग ही है, एक अलग टॉपिक ही है। अपरूपी स्वलीनता के वर्ग से एकदम से भिन्न है। इसके पश्चात रेट सिंड्रोम।
यह एक ऐसा विकार है जिसके कारण का पता नहीं तो कारण का पता ही नहीं चलता है। यह एक ऐसा विकार है जिसके कारण का पता ही नहीं चलता है, जो सिर्फ लड़कियों में ही पाया जाता है और तथा जो अपनी विशिष्ट शुरुआत समान गति, सतत गति जो शुरुआत सतत गति एवं लक्षणों के आधार पर स्वलीनता विकारों से भिन्न होते हैं। इस विकार की शुरुआत 7 माह से 24 माह के बीच होती है। विकार प्रारंभ होने से और यह एक ऐसा विकार है जिसके कारण का पता नहीं चलता है और जो सिर्फ लड़कियों में ही होता है तथा जो अपनी विशिष्ट शुरुआत, सतत गति एवं लक्षणों के आधार पर स्वलीनता विकारों से भिन्न होते हैं। इस विकार की शुरुआत 7 माह से 24 माह 7 मंथ से 24 माह के बीच होती है। विकार प्रारंभ होने से पूर्व का विकास सामान्य या लगभग सामान्य रहता है। उपार्जित हस्त परिवीनताओं एवं भाषा का पूर्ण या आंशिक ह्रास होता है। हाथों के वर्धन में अवमंदन देखा जाता है। हाथ ऐसे से कांपने लगते हैं और हाथों को मरोड़ने, ऐंठने जैसे पुनरावृत्ति क्रियाएं होती हैं तथा हाथों द्वारा उद्देश्यपूर्ण क्रिया करने में कमी आती है। पहले 2 या 3 वर्षों में सामाजिक एवं खेलकूद विकास अवरोधित रहता है, पर सामाजिक रुचियां बनी रहती हैं। गंभीर मानसिक अक्षमता प्राय हो जाती है। बाल्यावस्था के प्रारंभ या मध्य में बहुधा बेहोशी के दौर अपस्मार ऐसे हाथ कांपने की बीमारी को अपस्मार कहते हैं, अपस्मार पड़ने लगते हैं। इस विकार से पीड़ित बच्चे न तो ठीक से खाना ही चबा पाते हैं और न ही मलमूत्र पर नियंत्रण रख पाते हैं। इन्हें पता ही नहीं चलता है कि कब इनका मलमूत्र हो गया। सेंसिनेस, जबान बाहर निकली रहती है, लार टपकते रहते हैं एवं सामाजिक अन्योन्याय क्रिया करने में असमर्थ होते हैं। जिनमें अपस्मार के लक्षण होते हैं, ये प्रारंभ में या बीच में बहुधा बेहोशी के दौर पड़ते हैं, मिर्गी जैसे बीमार रहते हैं। ये अपस्मार बीमारी के लक्षण हैं। इस विकार से पीड़ित बच्चे न तो ठीक से खाना ही चबा पाते हैं और न ही मलमूत्र पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। जबान बाहर निकली रहती है, लार टपकती रहती है एवं सामाजिक अन्योन्याय क्रिया करने में असमर्थ होते हैं। बाल्यावस्था के जो अन्य विघटनात्मक विकार होते हैं, अदर चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर ऐसे रेट संरक्षण से भिन्न इन व्याप्त विकासात्मक विकार में प्रारंभ होने की आयु लगभग 2 वर्ष से पहले विकास एकदम सामान्य रहता है तथा रोग प्रारंभ होने के कुछ माह के भीतर ही पहले में उपार्जित प्रवीणताओं में निश्चित ह्रास होता है, जिसके कारण सामाजिक, संचारात्मक एवं व्यवहारात्मक कार्य निष्पादन में विसंगतियां परिलक्षित होने लगती हैं। प्रायः रोग प्रारंभ होने से पहले ही बालक में प्रारंभिक लक्षण जैसे गुस्सा, चिंता एवं सक्रियता प्रदर्शित होती है। इसके पश्चात बालक में कमजोरी, इम्प्रोविशनेसमेंट एवं तत्पश्चात भाषा और वाणी में हानि एवं व्यवहारात्मक विघटन होता है। कुछ उपार्जित प्रवीणताओं में सतत हानि कुछ माहों तक
होती है। इस सतत हानि के पश्चात एक ठहराव का समय आ जाता है, जिसके बाद थोड़ा बहुत सुधार भी होता है। इसका रोग फलानुमान प्रायः खराब होता है और अधिकांश पीड़ित अंततोगत्वा गंभीर मानसिक मंदन के रोगी हो जाते हैं। इसका निदान व्यवहारात्मक विशेषताओं पर ही किया जाता है। तो आज हम लोगों ने चर्चा की विशिष्ट बालक क्या है, विशिष्ट बालक की परिभाषा, विशिष्ट बालक के क्या लक्षण हैं और विशिष्ट बालक के में डिस्लेक्सिया और ऑटिज्म। अगली कक्षा में हम लोग चर्चा करेंगे इसी ऑटिज्म से रिलेटेड संलिप्तता से बाल्यावस्था के अन्य विघटनात्मक विकार। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।